गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 108 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए यूपी पीसीएस के। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 109 और इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 108 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? बताइए कौन से इसमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है, पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4 है। तो देखिए, ऊर्जा के स्रोत होते हैं गैर परंपरागत और परंपरागत। ठीक है, देखिए ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करके उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। अर्थात इन्हें ऊर्जा का नवीकरण स्रोत कहा जाता है, नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इनका नवीकरण किया जा सकता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण जो है वो नहीं होता। पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी नवीकरणीय स्रोत हैं। वैसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भरपाई या उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, या इन्हें अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोयला एक बार जल गया तो जल गया, राख बन जाएगा। पेट्रोल जल गया तो जल गया, डीजल जला तो जला, प्राकृतिक गैस यूज़ हो गई तो हो गई। कास्ट ईंधन मतलब लकड़ी का ईंधन क्या होता है? कोयला बन जाता है, फिर राख बन जाता है, जल विद्युत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। रबी फसल ऋतु के संदर्भ में भारत के उत्तरी राज्यों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रबी फसल के दौरान कपास तो खरीफ की फसल है, रबी की तो है नहीं। बाजरा भी खरीफ की फसल है, गन्ना भी खरीफ की फसल है, चना यहाँ पर रबी की फसल है। तो चना हो गया, गेहूँ हो गई, ये रबी की फसल है, चावल खरीफ है। तो देखिए भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतु होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल के बारे में अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के साथ आरंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त हो जाती है रबी की फसल। गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, तोरई रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल का आरंभ मुख्यतः जून में मानसून के आरंभ से लेकर सितंबर तक जारी रहता है। खरीफ की प्रमुख फसलें चावल खरीफ, कपास खरीफ है, बाजरा खरीफ है, मक्का खरीफ है, गन्ना खरीफ है, रागी खरीफ है, ज्वार खरीफ है, मूंगफली खरीफ है। ठीक है, जो तुर दाल, अरहर की दाल आप लोग खाते हो वो भी खरीफ के अंतर्गत आएगी। जायद क्या है? जायद एक छोटी अवधि की ग्रीष्मकालीन ऋतु है, फसल ऋतु है। यह रबी के काटे जाने के पश्चात आरंभ होती है। जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियां, चारे संबंधी फसलें जो हैं वो जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? बताइए। जलवायु, खनिज पदार्थों की उपलब्धता या खनिजों की उपलब्धता, औद्योगिकरण। जनसंख्या के वितरण को ये तीनों ही प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। संसाधनों की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, खनिज की उपलब्धता, जलवायु, भू आकृतियाँ, मृदा, औद्योगिकरण और नगरीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? कथन कारण वाले। चलिए पढ़ते हैं इनको। रोजवुड, महोगनी, आबनूस उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के पौधे हैं, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो हैं पौधे हैं ये। कारण क्या है इसका? यह वहीं पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल कारण भी सही है।
कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो सदाहरित हो गए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। पांचवें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। कोयला विश्व में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपयोग किए जाने वाला ईंधन स्रोत है। कोयला संस्तर में कार्बन की सांद्रता कोयले की आयु के साथ बढ़ती जाती है। विश्व के सबसे बृहत कोयला क्षेत्र भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं और दूसरे स्थान पर कहाँ पाए जाते हैं? रूस में। तीसरे स्थान पर कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। सही है बात, ये सही है। यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्या? करेक्ट हैं। इसका आंसर डी। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं। देखिए, कोयला विश्व में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाने वाला ईंधन स्रोत है। यह ऊर्जा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। इसने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। हालांकि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के आगमन से इसके महत्व में कमी आई है। कोयला अधिकांश कार्बोनिफेरस काल की अवसादी शैलों की परतों में पाया जाता है। कोयले की गुणवत्ता कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है निर्धारित की जाती है। समय के साथ कोयला संस्तर में कार्बन की सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि आर्द्रता की मात्रा जो है वो घटती जाती है, कम होती जाती है। कोयले का वैश्विक वितरण देखें तो कोयले के सर्वाधिक भंडार अमेरिका में है, इसके बाद रूस में, और तीसरे स्थान पर आता है चीन का। और भारत में कोयले के सर्वाधिक निक्षेप कहाँ हैं? गोंडवाना लैंड में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मसाई और होसा जनजाति निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो मसाई है केन्या की, यानी ये हो जाएगी सूडान तुल्य जलवायु, डी। तो मसाई और होसा जनजाति सूडान या सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की सवाना भूमि में कई जनजातियां जो है निवास करती हैं। ये या तो पूर्वी अफ्रीकी पठार में निवास करने वाली मसाई जनजाति की तरह चरवाहे हैं, या फिर उत्तरी नाइजीरिया की होसा जनजाति की भांति स्थायी रूप से वसे कृषक। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित हैं? बताइए। अगर आपको पता होगा पत्तन किस स्टेट में है तब भी आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, पूर्वी तट की बात हो रही है। कांडला गुजरात में, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, ठीक है। 3 से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, सारे कट गए तो आराम से 1 2 3 4 1 2 4 5 इसका आंसर हो गया। तो भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में पारादीप एक प्रमुख बंदरगाह है। पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास काकीनाडा एक छोटा बंदरगाह है। पूर्वी तट पर तमिलनाडु का नागपट्टिनम एक छोटा बंदरगाह है, और पूर्वी तट पर ही आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम एक छोटा बंदरगाह है। पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित कांडला जो है एक बंदरगाह है वेस्ट में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। बेलाडेला खाद्यान्य, मयूरभंज खाद्यान्य, चित्रदुर्ग खाद्यान्य निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित हैं? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। बेलाडेला ये पूछी जाती हैं, क्या है? लौह अयस्क की हैं ये, तो लौह अयस्क की खाद्यान्य हैं ये। बेलाडेला खाद्यान्न लौह अयस्क की छत्तीसगढ़ में, मयूरभंज खाद्यान्न उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए, चित्रदुर्ग खाद्यान्न कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र है, महाराष्ट्र में है क्या? रावतभाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, और कुदनकुलम तमिलनाडु। सुमेलित है, उल्टा फुल्टा है कुछ? तारापुर महाराष्ट्र करेक्ट है, रावतभाटा राजस्थान करेक्ट है, काकरापार गुजरात करेक्ट है, कुदनकुलम तमिलनाडु करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो देखिए, भारत की महत्वपूर्ण परमाणु परियोजनाएं हैं ये, जैसे तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान,
कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, अक्रापार गुजरात, कुदनकुलम तमिलनाडु, जैतापुर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तारापुर और जैतापुर दोनों हैं, याद रखिएगा। और कलपक्कम और कुदनकुलम तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतिम प्रश्न है ये। 10 ही प्रश्न ऐड किए थे। शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, शुष्क भूमि कृषि यह बाढ़ और मृदा अपरदन के खतरों के सुवेद क्षेत्रों में प्रचलित है। जूट और दालें ही ऐसी फसलें हैं जिन्हें शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। जूट और दालें, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, कोई भी सही नहीं है इनमें से। देखिए, ना तो एक और ना ही दो, दोनों के दोनों यानी इनकरेक्ट हैं। देखिए, वर्षा निर्मित कृषि को फसल ऋतु में उपलब्ध मृदा आर्द्रता की मात्रा के आधार पर शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में जो है वर्गीकृत किया जाता है। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्य रूप से 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। ठीक है, इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना, चारा फसलें जैसी कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं और मृदा आर्द्रता संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपाय किए जाते हैं। आर्द्र भूमि कृषि में वर्षा ऋतु में प्राप्त वर्षा के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता उपलब्ध कराने से अधिक होती है और ऐसे क्षेत्र बाढ़ और मृदा अपरदन के खतरे का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में चावल, जूट और गन्ना जैसी विभिन्न जल गहन फसलें जो हैं उगाई जाती हैं और ताज़े पानी के जल निकायों में जल कृषि भी की जाती है। ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। तो ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट ये 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार करिएगा क्योंकि स्टेटमेंट हैं बड़े बड़े। ठीक है, बाकी सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप बिल्कुल टेस्ट के लिए एक लाइक कर सकते हो। ठीक है, अगर बोरिंग भी लगता है तो कम से कम एक बार तो नज़र मार ही लेना। ठीक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस तो सबकी सेम ही होती है। ठीक है, वही टॉपिक है, ऊपर नीचे करके करता है स्टेटमेंट, किसी में हल्का किसी में भारी। ठीक है, धन्यवाद।